बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कैसर है। आप कैसर खान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दुनिया का हर अक्ल रखने वाला इंसान अपने टारगेट्स रखता है, अपने गोल्स रखता है और उनको अचीव करने में लग जाता है। और जो बेअक्ल होते हैं, जिनमें जहन नहीं होता है, वो अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं। लेकिन आज हम जिसका ज़िक्र कर रहे हैं, उनका गोल भी है और उसको वो अचीव करना भी चाहते हैं। हम आज बात करेंगे मोहम्मद बिन सलमान की। इस गोल के ऊपर या इस ट्रैक के ऊपर उन्होंने अपने आप को खुद डाला। उनकी जो मेन गोल है वो बादशाह बनना है और इस ट्रैक के ऊपर वो खुद आए। चांसेस नहीं थे उस वक्त जब इक़्तिदार 2016-17 में उनके पास नहीं था, लेकिन फिर अब उन्होंने अपने आप को वली अहद डिक्लेयर करवाया और आज उनकी पोजीशन अंदरूनी तौर पर बहुत स्ट्रॉन्ग है। उनके बारे में कोई बात नहीं कर सकता है, लेकिन जो बैरूनी तौर पर सूरत हाल है वो उनके हक़ में अब तक उस तरह नहीं आई जिस तरह वो ख्वाहिश करते थे। कुछ वक्ती तौर पर भी कुछ चीज़ें उनके सामने आईं और कुछ जो है चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में हम ये बात कर रहे हैं कि तकरीबन 3 घड़े उन्होंने ऐसे खोदे हैं जिसके अंदर या जिसको पार करके वो बादशाह बन सकते हैं, और वो 3 घड़े किसी और नहीं खोदे तो उन्होंने खुद ही हैं। अब देखते हैं कि ये 3 राउंड्स वो कैसे पार करते हैं, कैसे कामयाब होते हैं। जहाँ तक बात इनकी मकबूलियत है अंदरूनी सऊदी अरब, वो तो ठीक है, लेकिन मैंने कहा कि 2018 में जो मारूफ सहाफ़ी थे, सऊदी सहाफ़ी जमाल खाशोगी, उनका कत्ल होता है तुर्की के अंदर सऊदी सफारत खाने के अंदर, जिसका इल्ज़ाम आलमी मीडिया जो है वो मोहम्मद बिन सलमान पर आयद करता है। मुबैना तौर पर उनके ऊपर इल्ज़ाम आता है इसका। ट्रम्प इंतज़ामिया के बरक्स बाइडेन हुकूमत जो है वो ये चाहती है कि वो जान सकें कि उस दिन सफारत खाने में क्या हुआ था, इन्हें क्यों कत्ल किया गया और उसके बाद इनका क्या सलूक किया गया इनके साथ और कैसे कहने पर किया गया। तो उसका नतीजा जो है वो बाइडेन सरकार देखना चाहती है, जो कि एक मुश्किल बात होगी मोहम्मद बिन सलमान के लिए। 3 राउंड्स या 3 घड़े जो खुदे हुए हैं जिनको पार करके इनको जाना है। सबसे पहला पॉइंट है यमन जंग का। यमन जंग जिसमें सबसे ज़्यादा नुकसान यमन को ही हुआ है और ख़ास तौर पे जो यमन की गरीब आवाम है उसको ही हुआ है। लेकिन हकीकत ये है कि इस जंग का आगाज़ सऊदी अरेबिया ने नहीं किया। वहाँ पर एक हौसी कबीला है और वो कबीला जो है उसको अब हम कहते हैं हौसी बागी। और हौसी बागी कहने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि 2014 में बगावत हुई थी और जो हौसी कबीला है या हौसी बागी हैं वो तमाम के तमाम यमन के दारुल हुकूमत सना में दाखिल हुए और उन्होंने उस वक्त के मुंतखब हुकूमत का तख्ता उल्टा, तख्ते पे कब्ज़ा किया और हुकूमती निज़ाम संभाल लिया। और 2014 से लेकर आज तक हौसी बागी ही यमन की सरबराही कर रहे हैं। अगर आप इनकी तादाद चेक करें तो तकरीबन ये कोई 15% हैं यमन का, लेकिन बहरहाल हुकूमत इनके पास है। और सऊदी अरब का ख़्याल ये था कि हौसी बागी जो हैं उनका कोई रिश्ता नाता जो है वो ईरान से बनता है, इसलिए सऊदी अरब ने यह फ़ैसला किया 2015 के अंदर, 1 साल के बाद 2015 में ये फ़ैसला किया कि हम इत्तेहाद बनाएं और इत्तेहाद बनाकर जो है हम हमला करें यमन के ऊपर, सना के ऊपर, और वहाँ पर हम इनको फोर्सफुली जो है वो हौसी बागियों को निकाल दें और उसके बाद वहाँ पर एक न्यूट्रल हुकूमत कायम की जाए या प्रो सऊदी गवर्नमेंट कायम की जाए। और ये तमाम चीज़ें उन्होंने सोचकर उन्होंने 2015 में ये इकदाम उठा लिया। लेकिन हौसी बागी वहाँ से आज भी नहीं गए। 6 साल हो चुके हैं वो नहीं गए। जो मुबैना तौर पर जो रिपोर्ट सामने आती हैं कि हौसी बागी इतने ताकतवर कैसे हो सकते हैं, तो उसके पीछे जो हमारे सामने जो रिपोर्ट आती हैं या जो इल्ज़ामात लगते हैं वो ये कि ईरान की जो हिमायत है वो हौसी बागियों को हासिल है। आलमी दबाव है कि इस जंग को ख़त्म किया जाए और इस जंग को अगर ख़त्म करता है तो वहाँ पर हौसी बागी ही रह जाएंगे, और अगर हौसी बागी रह जाते हैं तो वो कहते हैं कि वो हिमायत याफ्ता हैं ईरान के, और इस बात को सऊदी अरब किसी भी तौर कबूल करने को तैयार नहीं है। तो यमन का जो राउंड है वो कैसे पार होगा, ये तो मोहम्मद बिन सलमान ने फ़ैसला करना है। दूसरे राउंड की बात करते हैं और वो है सऊदी ख़वातीन के कैद के हवाले से। सऊदी ख़वातीन जो वहाँ पर कैद हैं, जिनकी तादाद शायद 13 या 15 से ऊपर होगी, उनको जिस जुर्म में कैद किया गया था उस वक्त का जो जुर्म का जो रिकॉर्ड था उस टाइम वो शायद वहाँ पर जुर्म था, लेकिन दुनिया उसको जुर्म नहीं मानती। जिस तरीके से बराबरी के हकूक़ मांगना या ड्राइविंग करने का हक़ मांगना,
चूँकि अब वो तमाम बराबरी के हुकूक या जॉब की ख्वाहिश करना या ड्राइविंग करना चूँकि अब वो जुर्म नहीं रहे, तो उन ख़वातीन की जो दफ़ात थीं उनको भी बदल दिया गया और अभी वही ख़वातीन जो ड्राइविंग के अंदर बंद थीं या किसी और मामले में बंद थीं, अब वो जासूसी के इल्ज़ाम में बंद हो गई हैं। उन ख़वातीन को जो धमकियाँ अंदर मिलती हैं उसमें रेप की धमकी होती है, उसमें करंट मारा जाता है, मुबैना तौर पर ये जो इतलात हैं वहाँ पर। और जो लोगों ने भी उनसे मुलाकात की है, कहते हैं कि मिलते हुए हमने उनको कँपाते हुए देखा, बहुत बुरी तरह काँपते हुए देखा। ये सूरत हाल उनकी ख़वातीन की है। लेकिन जो आलमी ज़राए हैं, जो आलमी हुकूमतें हैं, वो इन ख़वातीन की जल्द अज़ जल्द रिहाई चाहते हैं। और सऊदी अरब जो है किसी वजह से भी, अब वो तो जब ये रिहा होंगे पता चलेगा, मगर इनको रिहा करने के किसी भी तौर पे हक़ में नहीं नज़र आती। सऊदी अरेबिया की वली अहद को जो तीसरा राउंड पार करना है वो है कतर का बॉयकॉट। और 2017 में हम देखते हैं कि ट्रंप एक सऊदी अरब का दौरा करते हैं और उसके बाद चंद रोज़े के बाद ही सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, मिस्र के साथ मिलकर कतर का एक पूरा मुकम्मल तौर पर अपनी एक खलीजी पार्टनर का बॉयकॉट कर देता है और काफ़ी सीरियस इल्ज़ाम लगाता है कि आप इससे मिले हुए हैं, वहाँ सपोर्ट कर रहे हैं, इस्लामी तंजीमों को सपोर्ट कर रहे हैं, फंडिंग कर रहे हैं, सो ऑन, जिसको खैर कतर डिनाई करता है। लेकिन बहरहाल वो तमाम इल्ज़ाम लगाकर उन्होंने उसको बंद कर दिया। उसके बाद फिर 4-5 कुछ शराइत रखी कि अगर आप ये पूरी कर देते हैं तो हम आपको माफ़ कर देंगे। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर कतर ने एक भी उनकी नहीं मानी और उन्होंने कहा कि ठीक है, ये बॉयकॉट अगर आप करते तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं जो शायद आप कह रहे हैं जिसमें अल जज़ीरा टीवी का बंद करना या उसको महदूद करना भी था, उसको कंट्रोल करना भी था, लेकिन अल जज़ीरा के मिलाकर उन्होंने कोई बात भी कबूल नहीं की। और कतर आज तकरीबन 3.5 साल या 4 साल हो गए तकरीबन, आज भी अपने बॉयकॉट की सूरत में है। कतर की जो सूरत हाल है वो है क्या? क्यों उसको 3.5 साल में फ़र्क नहीं पड़ा? बल्कि उसका बॉयकॉट का असर जो है हम आज देख रहे हैं कि वो एक लास्ट राउंड की सूरत में सामने आ रहा है मोहम्मद बिन सलमान के लिए। बरतानिया में 40 अरब पाउंड की सरमाया कर रखी है कतर ने। कतर की जो समंदर हैं उसमें गैस के ज़खायर हैं बहुत बड़े बड़े, और वो कहता है कि मैं अगर कुछ ना करूं, यानी कि कतर की जो हुकूमत है वो कहती है अगर हम कुछ भी ना करें तो हम 200 साल भी अपनी जो जीडीपी हमारी गिर नहीं पाएगी और हम लोग स्टेबल रह सकते हैं 200 साल तक, अगर हम कुछ भी ना करें तो जिस मुल्क को 200 साल की फ़िक्र नहीं है वो 3.5 साल में या 4 साल में क्यों टूट जाएगा। लेकिन आज बातें जो हो रही हैं जिसमें जैरेड कुशनर हमें नज़र आते हैं भागते हुए, दौड़ते हुए, उसमें नज़र ये आता है कि वो चाहते हैं कि मसाहलत हो और कतर के मामलात बहाल हों, क्योंकि कतर वो इलाका है, इस रीजन का वो हिस्सा है जहाँ पर अमेरिका की सबसे बड़ी बेस है। जब मोहम्मद बिन सलमान इन तीनों राउंड्स को पार कर लेंगे तो आखिरी में जब पार कर लेंगे तो आखिरी में उनको अपनी फैमिली का फेस करना है, अपनी फैमिली के वोट लेने हैं, एतमाद का वोट लेना है, और उसके बाद वो अपनी उस शुरा का वोट लेंगे जो बादशाह बनाने में इनको अपनी वोट से आगाह करेंगे। अगर वो तमाम चीज़ें भी पार कर लेते हैं तो फिर यकीनन इनका जो ड्रीम कम ट्रू हो जाएगा, यानी कि इनको बादशाह के तख्त तक पहुँचना काम यकीनी हो जाएगा। लेकिन आज जितनी भी रुकावटें नज़र आ रही हैं, यकीनन इनको पार करने के लिए इन्हें कितने कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे, कितनी ममालिक की कौन कौन सी बातें माननी पड़ेंगी। लेकिन अगर तमाम बातें मान भी लें तो अपनी जो फैमिली है उसे किस तरह सेटिस्फाई करेंगे, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके सामने हम वक्त के साथ ले आएंगे इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि अब तक की वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद हुई होगी, आपको नॉलेज मिली होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।